हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मंत्रा पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही ठीक होंगे। साथियों, सीटेट 2022 की परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए जो आरंभ सीरीज शुरू की गई है चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के लिए, तो उस सीरीज़ का दूसरा वीडियो आप सभी के सामने है। वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं उनको पाने के लिए आप कृपया वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा और हमें अपना सपोर्ट देते रहिएगा। साथियों, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना, शिक्षक की सहायता करना है। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना, शिक्षक की सहायता करना है। तो दोस्तों, इसमें जो विकल्प दिए हुए हैं, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबंधित करने में। दूसरा दिया हुआ शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तीसरा है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। और चौथा विकल्प है आपका शिक्षार्थियों को क्या चाहिए, क्यों पढ़ाना चाहिए, वह औचित्य स्थापित करने में। शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, वह औचित्य स्थापित करने में। तो दोस्तों, इसमें जो विकल्प दिए हुए हैं, जो पहला विकल्प है, पहले एक बार हम क्वेश्चंस फिर से पढ़ लेते हैं। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना, शिक्षक की सहायता करना है। कि जब शिक्षक कैसे मददगार होता है, जब वो सिद्धांतों को समझ लेता है, विकास के सिद्धांतों को, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझ लेता है, तो शिक्षक को कैसे हेल्प मिलती है, कैसे वो किस चीज़ में वो मदद करता है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर आपके सामने होगा, आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प ए, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबंधित करने में। कि जो सामने शिक्षार्थी बैठे हुए हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग वातावरण से हैं, तो अलग अलग अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबंधित करने में जो शिक्षक है, तो शिक्षक के लिए अति आवश्यक यही हो जाता है कि वो अलग अलग अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से जाने और बालकों के विकास के सिद्धांत को समझने में वो शिक्षक के लिए अति आवश्यक हो जाता, अति मददगार हो जाता है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण क्या हो सकता है? इसका जो पहला विकल्प है, शिक्षार्थी की सामाजिकरण प्रक्रिया, शिक्षार्थी द्वारा गई अपनी विचारणा नीति, परिवार की आर्थिक स्थिति, बच्चा बालक का लालन पालन। कि जो शिक्षार्थी है उनकी जो सीखने की शैली है, अधिगम की जो शैली है, उसमें अंतर का कारण होता है। सभी शिक्षार्थियों में होता है। कोई शिक्षार्थी जल्दी सीख रहा है, कोई उसी चीज़ को देर से सीख पा रहा है, कोई बहुत देर से सीख पा रहा है। तो इसका क्या अंतर, ये जो अंतर है, इसका कारण क्या हो सकता है? विकल्प दिए हैं, शिक्षक की सामाजिकरण प्रक्रिया, शिक्षार्थी द्वारा अपने की विचारणा रीति, परिवार की आर्थिक स्थिति, बालक का लालन पालन। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा विकल्प सही होगा वो विकल्प हमारा सही है बी। कौन सा? बी, विद्यार्थी द्वारा अपनाई हुई विचारणा नीति। कि हर सभी का एक अपना मोटिव होता है, सभी के अपने थॉट्स होते हैं, सभी का अपना एक दिमाग होता है, अलग अलग चलता है। तो उनके थॉट्स क्या हैं, विचार उनके क्या हैं, ओपिनियंस उनके क्या हैं, ये बहुत मायने रखते हैं। इसलिए आपका विकल्प बी बिल्कुल सही है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? तो दोस्तों, विकल्प पहला है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये पहला है। फिर दूसरा दिया हुआ है लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। पहले लिखना आ गया, फिर पढ़ना, फिर सुनना, बोलना। सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना, ये तीसरा विकल्प है। चौथा विकल्प है लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। तो आपका सही उत्तर होगा सुनना, बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। कि पहले सुना जाएगा, बोला जाएगा, फिर पढ़ा जाएगा, फिर लिखा जाएगा। तो ये एक सही क्रम है कक्षा 1 में बच्चों की भाषा कौशल का विकास करने में। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव व्यक्तिगत परिणाम है। केवल आनुवंशिकता के कि जो मानव है वो किसका परिणाम है? ये जो विकल्प हैं, कि पहला विकल्प है केवल आनुवंशिकता का, दूसरा है पालन पोषण और शिक्षा का, तीसरा है सी आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। तो दोस्तों, मानव ना तो केवल आनुवंशिकता का परिणाम हो सकता है, ना तो
पालन पोषण और शिक्षा का परिणाम हो सकता है, क्योंकि उसके पीछे आनुवंशिकता भी होती है, वातावरण भी होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो प्रभावी होते हैं, जो उत्तरदायी होते हैं, और ना ही केवल वातावरण का। तो दोस्तों जो इसमें सही विकल्प होगा वो आपका है सी। कौन सा सही विकल्प है? सी सही विकल्प है। कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? सी, आनुवंशिकता का और वातावरण की अंतःक्रिया का। आनुवंशिकता का और वातावरण की अंतःक्रिया का ये जो विकल्प आपका दिया हुआ है, ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। अमूर्त अनुभव वे होते हैं जो हम विचार जो हमारे हैं वो एक अमूर्त अनुभव है, मतलब जिनको हम देख नहीं सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर के जैसे। मतलब उनको तो देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। वैसे ही अमूर्त अनुभव ये हैं कि जो हमारे प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, हमारे कहीं दिमाग में चल रहे होते हैं। मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, लिखकर शीघ्र सीखते हैं। तो कक्षा 1 के बच्चे जो हैं वो अमूर्त अनुभव को छोड़ करके मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं। कौन सा आपका विकल्प होगा? बी सही होगा, मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, क्योंकि ये 2 से 7 वय वर्ग के बच्चे होते हैं। ये जो बच्चे हैं वो मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं। अगर उनके सामने किसी एक मूर्ति को आप रख देते हैं, या कोई एक चित्र, या कोई एक स्टेचू है, या कोई बॉक्स रख दिया हमने, जियोमेट्री बॉक्स है, या कोई भी बॉक्स है, या कोई अक्षर का जो बना होता है, टॉयज होते हैं, तो ये सब मूर्त चीज़ें होती हैं। अगर इनको हम बच्चों के सामने रखते हैं और उनसे पूछते हैं तो उनसे बच्चे, या उसके बारे में बताते हैं तो उनसे बच्चे जल्दी सीखते हैं। दोस्तों आपका विकल्प बी बिल्कुल सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षार्थी जो हैं वो वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। वैयक्तिक मतलब पर्सनल, इंडिविजुअल हम कहते हैं, इंडिविजुअल भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस वो शो करते हैं। तो शिक्षक को क्या चाहिए? शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए कि वो जब वैयक्तिक भिन्नता है तो क्या शिक्षक को चाहिए कि अधिगम जो है, जो सिखा रहा है, क्या उसकी एक समान गति पर बल देना चाहिए? बच्चा चाहे मध्यम मतलब सोच रखने वाला हो, बच्चा एक उत्तम सोच रखने वाला हो, या बच्चा जो कम सोच पाता हो, क्या सभी के लिए एक समान गति होनी चाहिए? जी नहीं। कठोर अनुशासन सुनिश्चित कर देना चाहिए? जी ये भी बिल्कुल नहीं होगा। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए? ये भी बिल्कुल सही नहीं है। डी आपका विकल्प बिल्कुल सही है, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कि शिक्षार्थी के सामने फिर शिक्षक को चाहिए कि वो अपने निजी अनुभव भी बच्चों से साझा कर सकता है, या अलग अलग तरह के अनुभव बच्चों के साथ वो साझा कर, जिससे जो शिक्षार्थी है उनकी अधिगम जो गति है वो अच्छी रहेगी और अच्छा अधिगम रहेगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य? शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? कि सामाजिकरण क्या होता है? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना। समाज में बड़ों का सम्मान करना। तो दोस्तों आपका विकल्प ए बिल्कुल सही है। कौन सा विकल्प सही है? ए, कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन, मतलब वहाँ के अनुकूल हम हो पाएँ, वहाँ से हम समायोजित कर पाएँ, वहाँ की जो गतिविधियाँ होती हैं, जो और भी समाज में चीज़ें होती हैं, अगर हम उनमें समायोजन बिठा पाते हैं तो यही हमारा सामाजिकरण होता है। तो विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों 27 नंबर जो क्वेश्चन है, 7 नंबर भी कह सकते हैं, निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? जो प्राथमिक स्तर के शिक्षक है उसके लिए क्या महत्वपूर्ण गुण हो सकता है? तो दोस्तों जो प्राथमिक स्तर का शिक्षक है उसके लिए कौन से गुण हो सकते हैं? शिक्षण विधियों से सक्षमता और विषय का ज्ञान, कि शिक्षण विधियों में वो सक्षम हो, उसे विषय का ज्ञान होना चाहिए, सभी विषयों का ज्ञान हो, उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता हो, पढ़ने की उत्सुकता हो, धैर्य और लगन। तो दोस्तों इसमें आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है। कौन सा विकल्प सही है? डी बिल्कुल सही है। धैर्य और लगन एक महत्वपूर्ण गुण है शिक्षक के लिए। जो चारों विकल्प है उनमें आपका जो बेस्ट
आंसर है वो धैर्य और लगन है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 28 नंबर जो दिया हुआ है, 8 नंबर का क्वेश्चन है इस श्रृंखला का, मतलब इस वीडियो का, कि नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। नर्सरी कक्षा के लिए, नर्सरी कक्षा के जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल मतलब नए नए सीखने वाले होते हैं। उनके लिए जो आसपास की वातावरण की चीज़ें हैं वो लगभग उनके लिए नई होती हैं, उनके अंदर जिज्ञासा होती है। तो अगर हम उनको विषय वस्तु ढूंढते हैं उनके लिए कि कौन उनको अगर हम सिखाना शुरू करते हैं तो उसके लिए विषय वस्तु कौन सी अच्छी हो सकती है। मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार, मेरा विद्यालय। तो दोस्तों आप सभी सही अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि जो मेरा परिवार जो विषय वस्तु है वो उनके लिए बहुत ही उपयोगी भी होगी और शुरुआत करने के लिए अच्छी थीम होगी, मेरा परिवार, क्योंकि वो इस विषय के बारे में, इस विषय वस्तु के बारे में ज़्यादा परिचित हैं, ज़्यादा जानते होंगे। ठीक, और इस पर वो खुलकर बोल भी पाएंगे या बात भी कर पाएंगे। तो दोस्तों ये आपका विकल्प बिल्कुल सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थापित को प्रदर्शित कर पाता है। कि पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत हैं तो उसके किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थापित को प्रदर्शित कर पाता है। तो विकल्प इसमें दिए हुए संवेदी प्रेरक चरण है, पूर्व संक्रियात्मक चरण है, मूर्त संक्रियात्मक चरण है, औपचारिक संक्रियात्मक चरण है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पियाजे की बात कर लेते हैं कि पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास के चरण बताए, उन्होंने 4 चरण दिए। पहला संवेदीगामक, संवेदी प्रेरक भी कहते हैं। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक। जो संवेदीगामक है या संवेदी प्रेरक है उसको 0 से 2, कितने सालों में, 0 से 2 वर्ष के बच्चों के लिए है, कि इसमें जो बच्चा है वो वस्तु को देखकर या उसे अनुभव करता है या सुनकर उसे अनुभव करता है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि ये जो पियाजे हैं इनसे जुड़े क्वेश्चंस यूपी टेट में पूछे गए हैं, पूछे जाते रहे हैं और सीटेट में पूछे जाते रहे हैं। तो बात कर रहे हैं कि संवेदी प्रेरक चरण, जो इसका पहला चरण है संज्ञानात्मक विकास का पियाजे के अनुसार, तो संवेदी प्रेरक चरण में 0 से 2 वर्ष के वय वर्ग के बच्चे रखे गए हैं। और पियाजे ने बताया कि इसमें जो बच्चा होता है वो वस्तु को देखकर, जैसा कि अभी एक पहले क्वेश्चन भी था कि मूर्त चीज़ों को देखता है, तो बच्चा वस्तु को देखकर या उसके बारे में सुनकर उसे अनुभव करता है। कोई भी बच्चा अगर इस उम्र का है तो या तो फिर देखकर या उसको सुनकर अनुभव करता है। तो ये संवेदीगामक चरण है, संवेदी प्रेरक चरण है। दूसरा है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक चरण। पूर्व संक्रियात्मक चरण ये 2 से 7 वर्ष के लिए है। किसके लिए है? 2 से 7 वर्ष का है, 2 से 7 वर्ष। और ये पूर्व संक्रियात्मक चरण है। पूर्व संक्रियात्मक चरण में उन्होंने बताया है कि जो बच्चे हैं वो अतार्किक चिंतन करते हैं, मतलब बिना तर्क का चिंतन होता है, वो तर्क नहीं पैदा कर पाते हैं और प्रश्न ज़्यादा पूछते हैं। जब तर्क नहीं पैदा कर पाते हैं और वो चिंतन करते हैं तो प्रश्न ज़्यादा पूछते हैं, मतलब उल्टे सीधे प्रश्न, कोई ज़रूरी नहीं है वो प्रश्न बिल्कुल सही हो प्रश्न या अच्छे प्रश्न हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे बच्चे अतार्किक चिंतन और ज़्यादा प्रश्न पूछने में व्यस्त रहते हैं, पूछते हैं। तीसरा दोस्तों है मूर्त संक्रियात्मक चरण। तो मूर्त संक्रियात्मक चरण जो इनका है वो 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, कितने से कितने तक? 7 से 11 वर्ष का है। इन्होंने इस वर्ग के बालकों को इसमें रखा हुआ है। इसमें इन्होंने बताया कि जो बच्चे हैं वो मूर्त चिंतन की अवस्था में, कि जैसे वो किसी खिलौने को देख लेते हैं उसकी तो अगर खिलौना उनके सामने है, मान लीजिए एक रिमोट कंट्रोल की कार उनके सामने है, तो बच्चे उसके बारे में सोचते हैं कि उसकी बनावट क्या है, उसका आकार क्या है, उसके रंग के विषय में सोचेंगे, ये कैसे बनी है, इसके अंदर क्या रखा हुआ है जो इसको और ज़्यादा तेज़ बनाता है। तो ये मूर्त संक्रियात्मक चरण है। इसमें बच्चा मूर्त चिंतन करता है, जैसा कि पूर्व संक्रियात्मक में अतार्किक चिंतन है, तो इसमें मूर्त चिंतन करता है। और फिर जो चौथा इनका है औपचारिक संक्रियात्मक, ये 11 से 15 वर्ष तक, 11 से 15 वर्ष है इनका। तो दोस्तों 11 से 15 वर्ष के लिए है डी औपचारिक संक्रियात्मक चरण। इसमें जो बच्चा है वो अमूर्त संक्रियात्मक इसे कहा जाता है। इसमें मतलब बच्चा
जो अमूर्त चीज़ें हैं, जो विचार होते हैं, जैसे प्रेम की अनुभूति है, सहानुभूति है, न्याय है, स्वतंत्रता है, ये अनुभव वो ज़्यादा प्राप्त करता है, इन अनुभवों के विषय में ज़्यादा सोचता है। तो दोस्तों आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। अभी तो ये पियाजे के जो 4 चरण बताए गए हैं संज्ञानात्मक विकास की, मैंने उनकी चर्चा की आपसे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों जो प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थापित को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों सबसे जो पहला इसका विकल्प है संवेदी प्रेरक चरण। कौन सा चरण? संवेदी प्रेरक चरण। तो संवेदी प्रेरक चरण ही इसका सही उत्तर है, यही आपका सही विकल्प है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? अनुदेशनकर्ता की होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए? नियंत्रणकर्ता की होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए? प्रशिक्षक उसे नहीं होना चाहिए, कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा है कहीं पे, उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए? उसकी भूमिका सुगमकर्ता की होनी चाहिए। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है कि एक अच्छा शिक्षक वही होता है कि जो समस्या का समाधान नहीं करता है। जो समस्या का समाधान नहीं करता है वही अच्छा शिक्षक होता है। कैसे? कि वो समस्या के बारे में बच्चों को बताता है, शिक्षार्थियों को बताता है कि हम उसका समाधान कैसे करें। मतलब वो तरीके आसान कर देता है, तरीका बताता है। अगर कोई शिक्षार्थी कठिन तरीका अपना रहा है तो वो तरीके आसान कर देता है, चीज़ों को सुगम बनाता है, सरल बनाता है। तो ये भूमिका शिक्षक की सीखने की प्रक्रिया में होनी चाहिए। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हों, वह है। फिर से दोस्तों देखिएगा, जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो, वह है। वह क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कक्षा 7 में पढ़ता है, लेकिन वो कक्षा 7 के गृह कार्य को, कक्षा 7 के कक्षा कार्य को, जो क्लासरूम वर्क है, वो अच्छे से नहीं कर पाता, जबकि जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से जो कक्षा 7 का बच्चा है वो कक्षा 6 में होना चाहिए, क्योंकि वो कक्षा 6 के शिक्षार्थियों के बराबर कार्य कर लेता है, चाहे होमवर्क हो चाहे क्लास वर्क हो। तो उस बच्चे को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? पिछड़ा बालक, मानसिक रूप से मंद बालक, समस्यात्मक बालक, या मादक द्रव्य का सेवन करने वाला बालक। तो इसमें दोस्तों जो विकल्प आपके दिए हुए हैं वो सारे विकल्प, जैसे डी गलत है। समस्यात्मक बालक, वो कोई समस्या तो पैदा नहीं कर रहा है, पिछड़ा भी नहीं है, मतलब वो क्या है? मानसिक रूप से मंद बालक है। आपका विकल्प बी बिल्कुल सही है कि जो मानसिक रूप से मंद बालक होता है वो अपनी आयु स्तर की कक्षा में से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होता है, वो मानसिक रूप से मंद है। क्यों होता है? क्योंकि इस ऐसे में उसका जो समायोजन की क्षमता होती है उसका विकास कम हो पाता है, और इसका जो प्रभाव है उसका सीधा प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है, अधिगम क्षमता पर पड़ता है। वो सीखने की गति उसकी मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ करना चाहिए। कि एक शिक्षक जो है तो स्कूल में प्रथम बार आए, पहली बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को पहली बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ क्या करना? तो दोस्तों विकल्प दिए हुए हैं, उसकी विशेष आवश्यकता के अनुसार विशेष स्कूल में जाने की सलाह, क्योंकि उसकी आवश्यकता विशेष है तो क्या उसे विशेष स्कूल में जाना चाहिए। जो दूसरा विकल्प है वो है अन्य बच्चों से उसको अलग कर दिया जाए। तीसरा जो विकल्प है, बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा, कि बच्चे के अभिभावक से उसके सहयोगी कैसे उसके अधिगम में सहयोग किया जाए, उस योजना की चर्चा। बच्चे की विशेष आवश्यकता की स्तर की जांच के लिए प्रवेश परीक्षा, कि उसकी विशेष जो आवश्यकता है तो उसकी आवश्यकता के स्तर को जांच करने के लिए प्रवेश परीक्षा करवाई जाए। तो दोस्तों वो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है और हमें जो पहली बार आया है, तो उम्मीद है या ऐसा हो सकता है कि शिक्षक को उसकी पूरी आवश्यकता के बारे में अच्छे ढंग से ना पता हो,
या वो बालक पूछने पर भी अच्छे तरीके से ना बता पाता हो, तो आपका विकल्प जो सी है वो बिल्कुल सही है कि बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि जो अभिभावक है वो अपने बच्चे के बारे में अच्छे ढंग से जानता है होगा और वो शिक्षक के साथ उन चीज़ों को साझा करेगा, जिससे शिक्षक और अभिभावक मिलकर उसके लिए सहयोगी योजना का निर्माण कर सकेंगे तथा बालक को विद्यालय व्यवस्था के अंतर्गत उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसके अधिगम को सुचारू रूप से कंटिन्यू कर सकेंगे, चला सकेंगे। दोस्तों विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है, बच्चे के अभिभावक से सहयोग योजना की चर्चा। अगला प्रश्न दोस्तों है, शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है? शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है? तो शैक्षिक भ्रमण ये क्यों है अधिगम के लिए? तो राहुल सांकृत्यायन को आपने पढ़ा होगा, था तो घुमक्कड़ जिज्ञासा की जो घुमक्कड़ी में मजा है वो कहीं और भी नहीं है। एक ऐसे ही शेर भी है, किसी का सैर कर दुनिया में गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। ये मुझे ध्यान नहीं है किसका शेर है, लेकिन ये भ्रमण के बारे में है, सीखने के बारे में है, घुमक्कड़ी के बारे में है। तो शैक्षिक भ्रमण भी होता है। शैक्षिक जो भ्रमण है वो अधिगम के लिए क्यों आवश्यक साधन है, ये प्रश्न है कि शैक्षिक भ्रमण का जो मूल उद्देश्य होता है दोस्तों, वो छात्र की विशेष परिस्थितियों को अलग अलग अनुभव प्रदान कराना होता है कि अलग अलग परिस्थितियों में उसके अनुभव क्या रहेंगे। वो अनुभव को कहाँ से मिलते हैं, उसको शैक्षणिक भ्रमण से मिलते हैं, शैक्षिक भ्रमण से मिलते हैं। तो भ्रमण से प्राप्त ज्ञान जो होता है वो बिल्कुल स्थायी होता है, वो जल्दी भूलने वाला नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर छात्र प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को देखता है, चीज़ों के बारे में सोचता है, पूछता है और ज्ञान अर्जित करता है। तो दोस्तों ये आवश्यक साधन क्यों है? इसका सही विकल्प आपका है डी, भ्रमण के ध्यान से प्राणी का ज्ञान स्थिर होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो इसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो आप सभी ने पढ़ा होगा IQ जो होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो होता है वो क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु होता है, गुणे होता है 100। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो बालक की वास्तविक आयु है वो 8 वर्ष है और मानसिक आयु कितनी है, 12 है। तो 12 बटे 8 गुणे 100 आप कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 150 आ जाएगा। 8 ये 2 चौके 8 होता है और 2 छक्के 12 हो गए, 4 और ये 25 हो जाएगा, 25 छक्का 150, कितना हो जाएगा 150। आपका सही उत्तर है, 150 आपका सही उत्तर है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा कक्षाओं में विषय वस्तु की नीरसता दूर करने के लिए शिक्षक की उपयुक्त शिक्षण नीति का उपयोग करना चाहिए। वो कौन सी है जो उपयुक्त शिक्षण नीति का उपयोग उसे करना चाहिए प्राथमिक ऐसे कक्षाओं में? तो वो कौन सी है, वार्तालाप नीति है या प्रश्नोत्तर नीति है या खेल और मनोरंजन नीति है या प्रदर्शन नीति है? तो दोस्तों प्राथमिक कक्षाओं के जो बच्चे होते हैं उनसे वार्तालाप करना कहाँ तक उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है कि हम उनसे क्या वार्तालाप करेंगे, किस विषय में वार्तालाप करेंगे, क्योंकि आपको जानकारी होगी, उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। प्रश्नोत्तर नीति भी कुछ ऐसी ही है, प्रदर्शन नीति भी ऐसी ही है। तो खेल और मनोरंजन की जो नीति इसमें दी हुई है ये आपका सही उत्तर है सी, क्योंकि खेल और मनोरंजन विधि जो है या खेल और मनोरंजन का जो प्रयोग किया जाता है वो बच्चों के लिए बहुत ही उपयुक्त विधि है और इससे नीरसता भी बच्चों में नहीं होती है, नीरसता भी बच्चों में नहीं रहती है। तो आपका जो विकल्प सही होगा वो सी सही होगा, नीरसता दूर चली जाती है खेल के माध्यम से, मनोरंजन के माध्यम से, और बच्चों में समायोजन की क्षमता का विकास भी होता है। दोस्तों आपका विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है एक्शन रिसर्च। जिन साथियों ने बीएड किया है, बीटीसी आप सभी ने किया हुआ है, तो आप सभी जानते भी होंगे, अगर आपने सही से पढ़ाई की हुई है तो एक्शन रिसर्च के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य क्या है?
तो उसमें जो बताया गया है, जो विकल्प दिए हैं, नए तथ्यों की खोज करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, ज्ञान देना, नई व आधारभूत समस्याओं का समाधान करना, नई व आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। तो इसमें दोस्तों आपका विकल्प बी बिल्कुल सही है, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, जिसके लिए क्रियात्मक अनुसंधान का कार्य मतलब का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे। अगर आप एक शोधकर्ता हैं तो इनमें से आप किस शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये अनुसंधान से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि पहला जो विकल्प है, अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि, अनुसंधान के उपकरण, अनुसंधान के लिए वृत्त विस्तृत व्याख्या या अनुसंधान की परिकल्पनाएं। तो दोस्तों इसमें हमारा जो विकल्प है वो अनुसंधान के वृत्त विस्तृत व्याख्या के लिए वृत्त विस्तृत व्याख्या, ये जो शीर्षक है ये प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अनुसंधान प्रस्ताव के अंतर्गत ये जो पृष्ठभूमि होती है, समस्या की पृष्ठभूमि होती है, तो अनुसंधान को परिकल्पनाएं तथा अनुसंधान के प्रमुख ये जो उपकरण है उसका वर्णन इन सभी में किया जाता है। किसका वर्णन किया जाता है कि समस्या की पृष्ठभूमि क्या है, अनुसंधान की परिकल्पनाओं तथा अनुसंधान के प्रयुक्त जो उपकरण उसमें प्रयोग किए गए हैं समस्याओं के समाधान के लिए, तो उन सभी के लिए जो उपकरण प्रयोग किए गए इसका वर्णन इसमें किया जाता है, अनुसंधान प्रस्ताव में किया जाता है। तो इसमें अनुसंधान के प्रस्ताव में जो मूल विस्तृत व्याख्या जो है उसको शामिल नहीं किया जा सकता है, नहीं, उसको हम शामिल नहीं करेंगे। आपका विकल्प सी बिल्कुल सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है, संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता। संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता क्या है। तो संवेगात्मक बच्चे जो हैं उनमें अस्थिरता की प्रकृति पाई जाती है। किसकी प्रकृति पाई जाती है? अस्थिरता की प्रकृति पाई जाती है, मतलब उनका जो मन है वो संवेगात्मक रूप से स्थिर नहीं रहता है। तो और इसका कारण क्या होता है? इसका कारण क्या होता है कि उनका ये जो है वो किसी भी चीज़ के लिए बहुत ही जल्दी क्या करने लगते हैं, प्रतिक्रिया देने लगते हैं। अति प्रक्रियात्मक स्वभाव हो जाता है उनका, मतलब क्रियाएं वो जल्दी जल्दी करने लगते हैं या प्रतिक्रियाएं जल्दी जल्दी करने लगते हैं, तो ये उनका स्वभाव हो जाता है। तो आपका विकल्प ए बिल्कुल सही है, उनका अति प्रक्रियात्मक जो स्वभाव है वो इसकी विशेषता है संवेगात्मक रूप से अप्रेरित बच्चों की। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थान के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे दोस्तों ब्लूम्स डोमेन्स ऑफ लर्निंग दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको रिक्त स्थान भरना है। बीच में एक चीज़ नहीं है, संज्ञानात्मक दिया हुआ है, एक तरफ मनोप्रेरणात्मक दिया हुआ है। तो दोस्तों हम सभी परिचित हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से। किसकी टैक्सोनॉमी से? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम की, जो 1956 में आई थी। 1956 में क्या हुई थी? 1956 में ये 1956 में प्रकाशित हुई ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जिसमें उन्होंने 3 डोमेन दिए थे लर्निंग के। तो 3 डोमेन कौन से थे? संज्ञात्मक डोमेन था एक, संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव डोमेन था, जिसमें ज्ञान, समझ, बूझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन ये सभी इसके भाग थे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी संज्ञानात्मक में। इसके बाद थी जो रिक्त स्थान छूटा हुआ, इसमें था भावात्मक। क्या था? भावात्मक, अफेक्टिव लर्निंग था, मतलब अफेक्टिव डोमेन था। तो इसमें भावनाएं या प्रशंसा या उत्साह ऐसे ये चरण शामिल थे। तीसरा था मनोप्रेरणात्मक दिया हुआ है, साइकोमोटर दिया हुआ है। तो जो ये आपका खाली स्थान है दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे और ये जो टैक्सोनॉमी जो प्रकाशित हुई थी 1956 में प्रकाशित हुई थी और इसके बाद में फिर से रिवीजन भी किया गया था। शायद 2001 में इसका रिवीजन भी हुआ है, इसको संशोधित किया गया है।
तो दोस्तों जो हम प्रश्न की बात करते हैं कि इसमें रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, जो डोमेन्स हैं संज्ञानात्मक है, संज्ञानात्मक के बाद भावात्मक आएगा और उसके बाद मनोप्रेरणात्मक आएगा। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, भावात्मक होगा। क्या होगा, भावात्मक आपका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और अगला प्रश्न है 40 नंबर का, जो 40 नंबर पे है वो, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है। तो दोस्तों परंपरागत चिंतन, विकेंद्रित चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन, ये सभी जो चिंतन दिए हैं ऊपर, ये सभी अनुसंधान से ये सारे चिंतन अनुसंधान से संबंधित हैं, क्योंकि किसी विषय वस्तु पर शोध करने के लिए चिंतन अनुसंधान के तीनों चिंतन स्तर से गुजरना पड़ता है, परंपरागत से भी, विकेंद्रित से भी और वैज्ञानिक चिंतन से भी। साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें अपना प्यार दीजिएगा, हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। जय हिंद।